हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राजनैतिक कार्यपालिका के बारे में, राइट। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो पहले तो हमने देखा कुछ जो संस्थाएं थी, दैट मीन्स संसद भवन, और इसके पहले की यानी कि एक जो सरकारी आदेश होता है उसको भी हमने देखा, जो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं पूरा हमने उसको समझा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने संसद भवन के बाद हम देखते हैं कि राजनैतिक कार्यपालिका क्या होती है, दैट मीन्स संसद भवन नहीं, संसद, ठीक है। तो उसमें हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मतलब समझ चुके हैं। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन क्या होता है, निम्न सदन क्या होता है, लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, वो चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे राजनैतिक कार्यपालिका में। तो इसमें बताया गया है कि क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, ठीक है। जो हमने कार्यालय ज्ञापन की बात की थी, तो उस एग्जाम्पल से ही सारे हमारे जितने भी पॉइंट है वो क्लियर होने वाले, ठीक है। तो आप लोग उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि उसमें क्या प्रोसेस थी, किस तरीके से वो बनाया गया है, ठीक है। और इसको हम डिटेल से समझ भी चुके हैं। जिसमें वही बताया जा रहा है कि मतलब यदि वो आपको याद होगा तो यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं। और हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, ठीक है। यानी कि जो 27% का आरक्षण आता है तो उसका फैसला उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया था जिसके उसमें सिग्नेचर थे, ठीक है। और वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, ठीक है। तो हम वहाँ पे डिटेल में जब समझ रहे थे तो देखे कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया। और ये आपको समझना सिर्फ एक वो आरक्षण का ही मुद्दा नहीं है। कोई भी यदि अमेंडमेंट होता है, कोई भी लॉ आता है या कोई भी एक्ट पारित किया जाता है तो वहाँ पे सेम यही प्रोसेस होती है। और इसी तरीके से वो पूरा क्लियरली फिर फाइनली सिग्नेचर होके वो लागू होता है, ठीक है। चाहे कोई भी बिल पेश हो तो वो बिल पेश होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, और सारे मेंबर्स जो भी होंगे सहमति देंगे। जिस तरीके से भी होगा उसमें कमेटियां बैठाई जाती हैं, फिर उनकी जो भी सिफारिशें होती हैं उस आधार पे काम किया जाता है। और ये चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब जैसे कृषि बिल आता है या कोई भी बिल आता है, मोटर व्हीकल एक्ट आता है, उसमें हम देखते हैं कि जब सबसे पहले पूरी चर्चा होती है, ओवरव्यू निकाला जाता है, एक कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी के द्वारा सारी चीज़ें सर्च की जाती हैं, क्या कहाँ कैसे किस तरीके से। देन उसके बाद फिर पूरे इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का निकालने के बाद ही उसमें फिर कोई निर्णय लिया जाता है कि हाँ ऐसा बिल पेश करना चाहिए या पारित करना चाहिए, और उस हिसाब से फिर काम होता है, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और यहाँ पे बताया गया है कि मतलब प्रधानमंत्री की भूमिका देखी गई है। और लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वो पद पे सपोज, ठीक है, यदि हालांकि समर्थन यदि नहीं है, लोकसभा के वो सदस्य नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे यदि लोकसभा के सदस्य तो उनको होना अनिवार्य है, राइट। हमने देखा प्रधानमंत्री के बारे में। और उसके बाद उनकी जब तक बहुमत रहती है वो सत्ता पे रहते हैं, नहीं रहती चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बात क्या की गई है कि उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे फैसला नहीं कर सकते थे। यानी लोकसभा का मतलब सदस्य होना चाहिए जो भी देश के पीएम होते हैं। और यदि लोकसभा का समर्थन उन्हें नहीं मिला हुआ है तो वो क्या करेंगे, इसमें फैसला नहीं कर सकते थे। और इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। और इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसी अधिकार मतलब अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बहुत हम देखते हैं लेकिन क्लियरली हम नहीं कह सकते कि जनता के द्वारा जितने भी राइट्स दिए गए हैं वो सबका मतलब बखूबी से पालन कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप कुछ जनता के लिए कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं और नहीं हो पाती हैं, ऑब्वियस है कि मतलब इतना सब कुछ संभालना पड़ता है। तो इसके बाद यदि हम आगे बात करें, लेकिन हाँ सरकार के द्वारा बहुत कुछ अभी तक में सुधार किया जा चुका है। तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम उसकी निगेटिविटी ही ना देखें, उसकी जो भी पॉजिटिविटी है वो भी देखें, और निगेटिव यानी दोनों पक्ष को हम देखें, ठीक है। तो बेहतर होगा हमारे लिए, ना तो हम बिल्कुल ही निगेटिव हो जाएं किसी के लिए और ना ही किसी के लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि यदि एक तरफा हो गए तो हमारा लॉस ही लॉस है।
चाहे हम अच्छे पे जाए तो ही लॉस है, बुरे पे जाते हैं तो भी हमारा ही लॉस होने वाला है, इसलिए हमको बैलेंस बना के चलना होगा। और उसके बाद आता है कि यहाँ पे यदि हम बात करें, इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। और इस तरह है, जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बताया गया कि जब भी हम सरकार की बात करेंगे तो आमतौर पर उसका सेंस क्या निकलेगा, कार्यपालिका से ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका क्या है और कैसे है। तो यदि बात करें तो किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री होगी वहाँ पे जो भी कार्यपालिका होगी उसके क्या होंगे, 2 पार्ट्स होंगे। जैसे कि यदि हम बात करें, जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये दोनों स्टेप को आप समझिएगा कि जो जनता के द्वारा क्या की जाती है कि एक खास अवधि के लिए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सिर्फ 5 साल का ही होता है, उसके बाद उनको अपने आप ही मतलब वो भंग कर दी जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि एक खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। ठीक है, ये कैसे व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। जैसे हमारे मंत्री हो गए, मिनिस्टर हो गए, सांसद हो गए, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और एक लिमिट समय के लिए इनका टाइम पीरियड लिमिट होता है कि इतने तक ही आप रहने वाले हो, और उसके बाद फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है 5वें साल। हर 5वें साल चुनाव होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और चुनाव का चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अब यहाँ पे आता है कि दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवा कहते मतलब सेवक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्यपालिका के ही दोनों अंग हैं। कौन, जो राजनीतिक रूप से चुने जाते हैं, यानी कि जो राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति, दैट मीन्स जो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें हम लोग चुनते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है कि जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें चुना नहीं जाता, नियुक्त किया जाता है। और चुनने में, नियुक्त करने में दोनों में ही अंतर है। चुनने के लिए क्या होगा कि जनता अपने मनमर्जी से चुनेगी। ठीक है, नियुक्ति क्या कैसे होती है कि नियुक्ति के लिए आपको, जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन करने के बाद आप एग्जाम दोगे। एग्जाम में यदि आप एग्जाम की डिमांड पूरी करते हो, एग्जाम में आप अच्छे अंक लाते हो, आपकी वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे आपको कोई भी क्या करेगा, चुनेगा नहीं। वहाँ पे आप अपनी काबिलियत के दम पे क्या हो रहे हो, सेलेक्ट हो रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्यकाल 5 साल के लिए नहीं होता है, यहाँ पे आपका कार्यकाल फिर वही रिटायरमेंट तक ही होता है। ठीक है, पूरा जब तक की लिमिट होती है कि 60 साल तक, 70 साल तक, जो भी रिटायरमेंट का होता है, वहाँ तक आप बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई भी आपको के ऊपर प्रेशर नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, पूरा मतलब आप स्थायी रूप से रहते हो। ठीक है, इसीलिए कार्यपालिका के ही दोनों अंग हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो चुनाव के, अब ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका हमारे राजनीति में आ रही है तो हम समझे कि ये प्रशासनिक वगैरह सब हटा दिया गया है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हैं वो सारे के सारे ही कार्यपालिका के ही अंग में आते हैं। ठीक है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे वो एक IAS हो, IPS हो, या और भी जितने भी SDM जो भी हैं, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि IAS IPS आप बोलते हो, हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, दैट मीन्स आपको लोगों की सेवा, ठीक है, लोक सेवा की है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हें हम नौकरशाह भी कहते हैं और या कि सिविल सर्वेंट कहते हैं, और वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। ठीक है, जो हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां होती, ये दोनों ही आपको यदि कहीं पे भूलने वाला हो तो आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि
क्या ये कार्यपालिका के अंग हैं या नहीं हैं, या कार्यपालिका में ही आते हैं, नहीं आते। इसलिए आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए कि कार्यपालिका के यदि हम बात करें तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाइए और वहाँ पे सीधे ऐसे करके दोनों में ही थोड़ा-थोड़ा बातें लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पार्टी बदलती है, सत्ताधारी पार्टी हर 5वें साल बदल जाती है, और यदि मतलब बहुमत ना हुआ तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 दिन बाद, 13 दिन बाद भी बदल जाती है। लेकिन जो एक बार व्यक्ति जो सिविल सर्वेंट है वो यदि सेलेक्ट हो गए तो वो जल्दी क्या होते हैं, बदलते नहीं हैं, चाहे पार्टियाँ कितनी भी बदल जाएं। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, लेकिन हमें वहीं रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो बदलते नहीं हैं, और ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो और ये सारे इनकी भूमिका भी आप जान लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इन अधिकारियों की। तो और आप लोग भी आगे चल के बनने वाले हैं, और भगवान करे सब बन जाएं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को भी यही करना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से समझ लीजिए। किसमें क्या बताया गया कि राजनीतिक जो ये अधिकारी होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के तहत ही काम करते हैं, ठीक है। तो जो ये मतलब हमने देखा कि नियम कानून कौन बनाता है, उसके बाद लागू कौन कराता है, ठीक है। नियम कानून ये जो हमारे राजनीतिक अधिकारी हैं बनाते हैं, लागू हम कराते हैं, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो लागू कराते हैं उसे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्हीं के अधीन ही काम करेंगे और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं, यानी कि कितनी जो कार्यालय ज्ञापन आया था हमने देखा था उसमें राजनीतिक कितनी भूमिका थी और गैर राजनीतिक, दैट मीन्स जो मैंने अभी जितने भी जो सिविल सर्वेंट है तो उनकी भूमिका क्या है। और उसमें यदि हम बात करें तो आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यालय को गैर राजनीतिक कार्यालय से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से है कि आप यहाँ जान सकते हैं कि जो राजनीतिक कार्यालय होता है, ठीक है, तो उसमें गैर राजनीतिक कार्यालय से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं। अब यहाँ हम एक सेलेक्ट होके जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास नॉलेज भी होता है। आपको पता है कि यदि हमको यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती है हमें, मतलब पूरे इंडिया के बारे में जानना होता है, वर्ल्ड के बारे में जानना होता है, हमारा जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस और जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं और साइंस एंड टेक जितना भी होता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सारी चीज़ों का हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें यदि बात करें तो जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं काफ़ी एजुकेटेड पर्सन होते हैं, यानी मेच्योर होते हैं, क्योंकि उनको हर एक फील्ड का नॉलेज बहुत ही बेहतर तरीके से रहता है। सिर्फ राजनेता को यदि राजनीति बस पता है तो हमें राजनीति तो पता ही है, उसके अलावा भी हमें सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उनसे कम अधिकार रहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि राजनीतिक कार्यालय को गैर राजनीतिक कार्यालय से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं, यानी कि गैर राजनीतिक कार्यालय में एक सिविल सर्वेंट ही आएंगे तो उनको कम अधिकार होते हैं कंपेयर टू जो भी हमारे राजनीतिक कार्यालय होते हैं उनके, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है, यानी कि कोई भी मंत्री किसी भी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं, ठीक है। तो हम देख ही चुके हैं कि हमें कितनी चीज़ें पढ़नी, और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि कितनी चीज़ें आपको मतलब पढ़नी पड़ रही है। तो यहाँ पे अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है, ठीक है। और वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि वित्त मंत्री, जरूरी नहीं कि कोई भी वित्त मंत्री बना दिया गया तो वो बिल्कुल इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट ही होगा, तो वहाँ पे वित्त मंत्री उसे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वित्त मंत्री जो भी मतलब वित्त मंत्रालय में जो भी अधिकारी काम करने वाले होते हैं वित्त मंत्री से कहीं ज़्यादा, और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनका जो स्पीच रहता है वो कहीं ना कहीं एक सिविल सर्वेंट के द्वारा ही तैयार करके दिया जाता है, और उसके बाद ही ये अच्छा खासा मतलब बोलते हैं। हमने कहा कि इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, और ये बिल्कुल राइट है। और कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है,
यानी कि मंत्रियों को भी अपने मंत्रालय की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है, ठीक है। और रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा काम मतलब ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? यानी कि ऑब्वियस है कि जब सारी चीज़ें हम ही करके दे रहे हैं तो फिर हमें क्यों अधिकार नहीं है। आप देखोगे हर एक सेक्टर पे, ठीक है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे हम बात करें प्रौद्योगिकी की बात करें या साइंस एंड टेक की बात करते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल की बात करें हम, चाहे हेल्थ की हो, चाहे साइंस की हो, कहीं पे भी हम देखते हैं हर एक मंत्रालय में कोई भी जितने भी मिनिस्टर हैं तो उनका अपने से दिमाग तो चलता नहीं है, ठीक है। आप ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और बिल्कुल सत्य है कि इनके स्पीच जो होते हैं वो एक सिविल सर्वेंट के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं और सिविल सर्वेंट में सिर्फ आईएएस नहीं आता, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके कई सारे पद हैं अलग अलग, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वही लोग उनका स्पीच वगैरह तैयार करते हैं हर एक सेक्टर पे, और उनको सलाह भी देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो खुद क्यों, जब इतना नॉलेज भरा हुआ है तो उनको क्यों हमारे संविधान में राइट नहीं मिला हुआ है? यानी राइट तो मिला हुआ है लेकिन इतना मिला हुआ है कि हम राजनेताओं के थोड़ा नीचे ही रहते हैं, ठीक है। यानी कि यदि एक डीएम को राजनेता की धमकी मिलती है तो डीएम भी कहीं ना कहीं करप्शन पे मजबूर हो जाता है करने के लिए। और बिल्कुल ये आम बात है, हर जगह पे होता है। क्योंकि यदि हम बात करें तो ठीक है, डीएम के पास आपको यदि एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ करना है तो वहाँ डीएम की ही बात ज़्यादा से ज़्यादा मानी जाती है। और इसलिए नेताओं जी के द्वारा कहा जाता है कि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर याद रखना, ठीक है, हमारा तो काम हो जाएगा, बस अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेना। अब आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है, ठीक है। या तो आपको तबादला करा दिए या कि वहाँ से धमकी आ रही कि हमारा तो काम डीएम साहब हो ही जाएगा, वरना आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेना, ठीक है। तो अब ऐसे-ऐसे होता है और ऐसे में फिर उनको मजबूरन क्या करना पड़ता है। और जो भी बहुत ईमानदार होते हैं, ठीक है, और वो जो ईमानदार होते हैं, आज का दौर ऐसा है कि उन ईमानदारों की कहीं भी गिनती नहीं होती, ना तो कहीं वो टिक पाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कम से कम 50-100 बार से ज़्यादा भी उनके ट्रांसफ़र करा दिए जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि उनका कार्यकाल तो 5 साल का होता नहीं है और इनके हाथ में होता नहीं कि आपको बिल्कुल मतलब जॉब से निकाल देंगे, आपको रिज़ाइन देने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन आपको इतना ज़्यादा वो ट्रांसफ़र कराएँगे इधर से उधर, उधर से उधर, कि आप खुद ही रिज़ाइन दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हाँ, कहते हैं ना कि मतलब जब भी एक डीएम होने के लिए सबसे पहले हमें अभी से उसके गुण डेवलप करनी चाहिए। अभी भी कोई परेशानियाँ आ रही हैं तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हमारी आम लाइफ में अभी जो जी रहे हैं, ठीक है, उसमें भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि जिस पद के लिए हम तैयार हो रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तो और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। तो यदि हम अभी से स्ट्रांग रहेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज हम तो छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। यदि हमारा अभी से स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी वीक है हम, तो हम माइंडेड बहुत है लेकिन हमारी जो सोच है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो उससे हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। सिलेक्शन पाने के बाद भी बहुत से लोग रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो इसलिए हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है, जी मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी, और भी जितना होता है सोशली भी, हर तरीके से हमें क्या होना पड़ता है, मजबूत होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यानी कि मंत्रियों को ही अधिकार क्यों दिए जाते हैं, और इसकी वजह बहुत सीधी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसकी वजह बताई गई है कि काफ़ी सिंपल है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, ठीक है। कहीं भी लोग हम देखते हैं तो वहाँ पे लोगों की इच्छा, ये लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है और मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है। और इस तरह उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है और मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है, ठीक है। और सभी तकनीकी
मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही क्राइटेरिया तय कर दिया गया था कि उनको क्या किया जाएगा, कि ये उम्मीद नहीं रखी जाती है कि हम किसी को वित्त मंत्री बना रहे हैं तो वो वित्त मंत्रालय का बिल्कुल एक्सपर्ट होगा, यानी कि इकोनॉमिक्स उससे बहुत अच्छे तरीके से आती होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं, वो पहले रक्षा मंत्री थी। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के बाद उनको इस बार के चुनाव में वित्त मंत्रालय दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या सारी चीज़ें मतलब पहले से उनको ट्रेनिंग वगैरह कराई गई कि आप मतलब डिफेंस मिनिस्टर पहले संभालो, देन उसके बाद है कि आप जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको आप संभालो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता, उनके पीछे हम सब लगे होते हैं। और मतलब जो भी काफ़ी माइंडेड लोग जो होते हैं, हम सब का मतलब कि आप लोग भी काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन करेंगे, आपको भी वित्त मंत्रालय में जॉब मिलेगी, क्योंकि हर एक के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ही दिमाग चलता है, ये बात आप समझ लीजिए और प्राउड भी करिए अपने आप पे कि हम सब एक, यदि बात करें, राय देने वाले होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपने कई से टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे, वो कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी मेंस में, तो यदि उसमें राय मांग रहा है, सुझाव मांग रहा है, तो देना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं भी मांग रहा है फिर भी आप उसमें सुझाव दे दो कि मेरे अनुसार यहाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, तो आपके अनुसार यानी आपकी राय उसमें और आपके ये एडमिनिस्ट्रेटिव के या एक सिविल सर्वेंट के गुण को दर्शाते हैं कि हाँ, आप में या हम में वो क्वालिटी है। ठीक है, यानी कि हमें राय देना होता है, और राय देना है तो फिर कोई भी मुद्दा आता है, हर एक मुद्दे पे आपकी राय बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए कि आपकी राय इसमें क्या है, देश का भला किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आया कि दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है, जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, वही जो मैंने कहा कि राय दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोकतंत्र के निर्वाचित मंत्री होते हैं, वो अपना काफ़ी व्यापक जो भी विस्तृत उनकी पहले से ही क्राइटेरिया सब कुछ होता है, और उसी के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, और जनता उनको चुनती भी है, ऑब्वियस है उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मेहनत तो वो भी करते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कोई भी मेहनत करें, मेहनत तो चाहे एक यदि हम बात करें तो एक माटी ढोने वाला इंसान भी मेहनत ही कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो हम भी मेहनत ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सबकी मेहनत में अलग अलग होता है। हम पढ़ भी रहे हैं तो कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई उसका वही नहीं निकल रहा है। कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा बोझ भी नहीं लग रहा है, उनका काम भी होता जा रहा है बहुत आसानी से, वो अपनी मंजिल को भी पा लेते हैं, कुछ सालों तक लगे रहते हैं। तो हर एक के काम में फ़र्क होता है, हर एक के काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेहनत तो सब करते हैं, और वही है कि 800 लोगों का ही होता है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसमें सिर्फ वो लोग सलाह दे सकते हैं। तो जो भी सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट होंगे, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं वो सलाह दे सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन मतलब भरा पड़ा है, तो आप सिर्फ सलाह दे सकते हैं उनको। ठीक है, उनको मानना ना मानना क्या करना है आगे की फिर उनकी सोच है, क्योंकि उनको जनता ने चुना है। ठीक है, और जनता उनसे उम्मीद रखती है कि ये कुछ करेंगे, हमसे नहीं, क्योंकि जनता ऑलरेडी समझती है कि कौन किस तरीके से, और जनता को भी पता रहता है कि कहीं ना कहीं ये सब मंत्रियों के हाथों की कठपुतली है। ठीक है, जिधर नचाएंगे वो उधर नाचने वाले हैं, ऐसे नहीं चलने वाले। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब थोड़ी सी इनकी भी भूमिका देख लेते हैं क्या कैसे है। तो इसमें है कि इस आदेश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, और फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, और ये बात हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, और जब प्रधानमंत्री पूरा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे वहाँ भी क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक समझिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट रूप से नहीं होता, वो पार्टी के सदस्य होते हैं। जो पार्टी बहुमत में आती है उस पार्टी के किसी मेंबर को ही क्या बना दिया जाता है, वहाँ का प्रधानमंत्री। ऐसे ही मुख्यमंत्री में भी होता है, उनका भी चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, पार्टी के मेंबर होते हैं, कहीं के विधायक होते हैं, और उनमें से ही हर एक विधायकों को अलग अलग मंत्रालय सौंपा जाता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
और इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनकी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के कोई फेवरेट नेता हैं तो उनको वो प्रधानमंत्री बना देंगे, या कि राहुल जी हम बात करें यहाँ पे, आप समझिएगा कि यदि बीजेपी है और कांग्रेस, ठीक है, तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या होता है कि राहुल जी हमारे राष्ट्रपति जी को बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत पसंद हैं वो, मतलब वो क्या है, दो जिस्म एक जान वाली है कि बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि संसद में मतलब लोकसभा में अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रिय तो हैं, राष्ट्रपति हमारे हेड भी हैं, लेकिन ये क्या किए हैं, यहाँ पे इनका बहुमत ही नहीं है। ये बहुत ही बुरे हैं राष्ट्रपति महोदय के लिए, ठीक है, बीजेपी वाले मोदी जी हमारे। लेकिन यहाँ पे इनका बहुमत अच्छा खासा है, तो मजबूरी है राष्ट्रपति महोदय की कि मोदी जी को ही चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ पे पार्टी का कोई भी मेंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी हो सकते हैं, हालांकि वर्तमान में है इसलिए मैंने ये कह के समझाया। तो इसमें राष्ट्रपति अपने पसंदीदा नेता को नहीं चुनते हैं, जिनका बहुमत होता है उसको ही चुनते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है, ठीक है। यदि सपोज बहुमत नहीं भी है तो फिर क्या किया जाएगा, फिर से दोनों में कि आप क्या किया जाए, तो दोनों में ही होगा ये कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, थोड़ा ज़्यादा, यानी कि भले ही मैच ड्रा हो गया पर लग रहा है कि ये बन जाएंगे, ठीक है। इनकी यदि गठबंधन की सरकार आती है तो इनकी मेजोरिटी बढ़ेगी, और इनकी मेजोरिटी बढ़ती है तो फिर हम क्या करेंगे, इनको ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री का कार्यालय तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है उसका कार्यकाल, यहाँ पे कार्यकाल होगा, ठीक है। तो इसका कार्यकाल क्या होता है, तय नहीं होता है कि प्रधानमंत्री, ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोई राम कथा नहीं चल रही, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और सोना नहीं है, इसको समझना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कुछ भी तय नहीं होता है कि कितने साल तक यहाँ पे रहना, जब तक उनका मतलब जो भी सरकार है वो पार्टी पे है तब तक वो रहेंगे, पार्टी या गठबंधन का नेता है तभी तक रहेंगे, अदरवाइज वो क्या होगा कि नहीं रहेंगे, ठीक है। यदि एक साल में ही क्या होती है कि हम अटल बिहारी जी को देखते हैं कि 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर जाती है। तो यहाँ से सीधे सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम 11th क्लास के एनसीईआरटी में जैसे ही आएंगे 10th और 11th में वो चीज़ें भी समझेंगे। तो यहाँ पे मतलब 13 दिन में सरकार गिरती है, उसके बाद फिर वो आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जब तक बहुमत है तभी तक आप हो, नहीं बहुमत है तो 5 साल का कोई वेट नहीं करता है, आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह में क्या करते हैं कि दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। यानी कि मंत्रियों के चयन के लिए प्रधानमंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो चाहे तो किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री दे या वो चाहे तो किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे, वो उनके हाथ में होता है कि किसे किस मिनिस्ट्री में वो रखना चाहते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं। और फिर जब वो सलाह देते हैं और उसके बाद नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रधानमंत्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो 2-3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी दे सकता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या क्वेश्चन वहीं पे घुमा के दे दिया गया कि राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो हमको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, ना कि सलाह देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि यूपीएससी है वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता मेरे दोस्तों, वो घुमा फिरा के ही पूछता है। यदि सीधा पूछेगा तो यूपीएससी आज हर एक घर में 10 4 आपको मिल जाते यूपीएससी में जॉब सेलेक्टेड बच्चे, ठीक है। तो वो सीधा नहीं है, मतलब उसको आप समझिए वो टेढ़ी खीर है, ऐसे नहीं बचने वाली हमें। तो इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे एक होता है कि वो संसद के सदस्य होने चाहिए, लेकिन अब संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है कि कौन से होंगे। तो यहाँ पे वो संसद के सदस्य होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि यदि नहीं भी होते हैं तो भी बनाया जा सकता है। और उसके बाद लेकिन क्या हो कि उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का चुना जाना जरूरी हो। यानी कि आपको, यदि आप संसद के सदस्य नहीं हो, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय चाहते हैं कि यही हमारे मतलब किसी भी मिनिस्ट्री का क्या हो, मिनिस्टर हो, तो वो क्या करेंगे, बना देंगे। बनाने के बाद आप बन जाते हो तो आपको 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर आपको, चाहे आप लोकसभा की सदस्यता हासिल करो चाहे राज्यसभा की, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि कोई मंत्री, पहले तो है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का किसी का भी हो। लेकिन यदि वो नहीं है और प्रधानमंत्री उससे चाहते हैं कि ये इसे कोई भी मिनिस्ट्री देनी चाहिए, दे देते हैं और वहाँ पे राष्ट्रपति उसको नियुक्त भी कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करोगे, चाहे लोकसभा की करो चाहे राज्यसभा की। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना 6 माह, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अब हम बात करें कि मंत्री परिषद उस निकाय या मतलब उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं और इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कौन कौन से स्तर के होते हैं, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हम कैबिनेट मंत्री काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि कैबिनेट होती है, क्या है कैबिनेट, इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं और इस तरह कैबिनेट मंत्री का शीर्ष समूह होता है और जिसमें क्या होते हैं, यानी कि इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप वही जो मैं फ्लो चार्ट बनाती हूँ हमेशा आप लोग फ्लो चार्ट में ही करेंगे तो बेहतर होगा और अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। यहाँ लिख लीजिए कैबिनेट मंत्री, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, देन राज्य मंत्री, ठीक है। और इसके नीचे इनके एक एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे यदि हम बात करें तो क्या होता है कि सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं और इस तरह कैबिनेट मंत्री का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब कितने सदस्य होते हैं, 20 मंत्री होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और इसमें क्या होता है कि छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे हमने देखा कि एक वरिष्ठ सदस्य होते हैं और इसमें क्या होता है, छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, तो जब इनको विशेष रूप से कैबिनेट पर बुलाया जाएगा तभी ये जाते हैं। राज्य मंत्री की बात करें तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना क्या है, व्यवहारिक है, ठीक है। तो राज्य मंत्री, क्योंकि यदि केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है तो स्टेट की कैबिनेट होती, स्टेट में भी स्वास्थ्य मंत्री होता है, तो वहाँ पे क्या बात की गई कि अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक रूप से क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले
बैठकों में ही किए जाते हैं और इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी फैसले होते कैबिनेट में ही, हमने तीनों ही मंत्रालय देखे, यानी कि जो बात करें यानी कैबिनेट मंत्री हो गए, जो भी मंत्री के 3 रूप हैं, और उसके बाद स्वतंत्र प्रभार, और इसमें से हमने देखा कि 60 से 80 होते हैं। ठीक है, तो इनमें ये सारे अलग अलग होते हैं और कैबिनेट मंत्री ही करते हैं और उनके टच में रहते हैं राज्य मंत्री, और फिर कभी ज़रूरत हुई तो स्वतंत्र प्रभार वालों को भी बुला लिया जाता है। तो इसमें वही बताएगा, और कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे दूसरे मंत्रालय वाला हो, कि अब यदि होम मिनिस्टर है तो वो होम मिनिस्टर जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको क्या करें कि उनकी आलोचना करने लगे, तो ऐसा वो नहीं कर सकते, खुलेआम नहीं कर सकते हैं। और हर मंत्रालय में सचिव होते हैं। जितने भी मंत्रालय होंगे वहाँ पे हर एक मंत्रालय में एक सचिव होगा जो नौकरशाह होते हैं। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करते हैं तो डीएम से ऊपर भी, यानी कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का जो लास्ट पद होता है वो सचिव का ही होता है। ठीक है, तो आपको सचिव काफ़ी, यदि आपके एक्सपीरियंस आने के बाद आपको सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो ये कौन होते हैं? नौकरशाह होते हैं। आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सचिव बनने की। ठीक है, और ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद और कैबिनेट सचिवालय करता है, उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये जो इतने यहाँ से क्रीम जा रहे हैं, यानी कि इतने अच्छे लोग, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जा रहे हैं और उन्हीं के दम पे ये सारी चीज़ें चल भी रही हैं। ठीक है, लेकिन ये ऊपर उभर के नहीं आ रहे हैं, और इनकी, हालांकि इनको कोई नहीं रहता इनकी पब्लिसिटी बढ़े, और इसीलिए नेताओं का तो क्या, उनकी तो रहता है कि हमें 5वें साल फिर आना है, इसलिए उनका कुछ अलग ही चलता है, मजबूरी है उनकी करने की। लेकिन इनका क्या, शिद्दत से काम करते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए। और उसके बाद आता है प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री के अधिकार में आता है कि संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से अनेक संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसका अध्यक्षता कौन करता है उन बैठकों की, तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का क्या करता है, समन्वय, और यानी कि समन्वय करता है। और विभागों में, मतलब जो भी विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो भी वहाँ पे विवाद के मामले में क्या होता है कि उनका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, और प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम करने का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उससे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। और इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली प्रमुख व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यदि कैबिनेट, हमने क्या देखा कि सबसे प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति महोदय। और यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा, यदि प्रधानमंत्री महोदय अपना पद छोड़ते हैं तो सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है कि दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। और राजनीति में राजनीतिक दलों, पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। और उसके बाद आता है कि मीडिया, यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करें क्या है कि मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच, यहाँ पे क्या बात की गई है कि प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। और भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया,
क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था, ठीक है। और उसके बाद आता है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की बात करें हम, यानी कि जवाहरलाल नेहरू आते हैं, देन उसके बाद आती है इंदिरा गांधी। भी कैबिनेट के अपने सहयोग की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, और वहाँ पे है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक क्या हो गए थे, सीमित हो गए थे। क्योंकि पार्टी के सदस्य यदि पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाती तो उन्हें गठबंधन की सरकार भी बनानी पड़ जाती है, और गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों या गुटों के साथ गठबंधन के साझीदारों से भी बातचीत करनी होती है, और यानी कि उनकी राय माननी होती है। और इसके अलावा उसे गठबंधन के साझीदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है, ठीक है। यानी कि गठबंधन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन यदि उनकी ही पार्टी का कोई मेंबर बनता है तो फिर वहाँ पे वो अपने हिसाब से सारे अधिकार अपने जो भी हैं उनको लागू करते हैं, ठीक है। यानी कि अधिकारों को अपने अब आजमाते हैं। और उसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्या कैसे है राष्ट्रपति की प्रोसेस।